सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं टॉर्क इक्वेशन ऑफ इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट्स। तो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हमने डिस्कस किया वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहाँ पे टॉर्क इक्वेशन की बात करें तो टॉर्क इक्वेशन में देखो, हमने ये कंस्ट्रक्शन वहां पे यूज किया हुआ था जिसमें आपने देखा कि दो फोर्स आपका काम कर रहा था, F1 और F2, है ना। अब अगर हम बात करें कि जो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि F1 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा φ1 इंटू I2 के, ठीक है, जो कि इक्वल हो सकता है K1 φ1 I2 के, ठीक है। और जो फोर्स F2 क्रिएट हो रहा है दैट विल बी इक्वल टू, दैट विल बी जो फोर्स F2 है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ2 इंटू I1, जो कि K1 φ2 I1 के बराबर होगा। यहाँ पे दोनों में ही हमने कांस्टेंट K1 यूज किया क्योंकि ये जो यहाँ पे जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो सेम इन्वायरमेंट, सेम मीडियम में प्रोड्यूस हो रहा है। तो जितने भी फिजिकल कांस्टेंट्स हैं दोनों ही फोर्स के लिए सेम होगा, बट उसका मैग्नीट्यूड φ1 और I2 का वैल्यू और φ2 और I1 का वैल्यू चेंज हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे F1 इक्वल टू हमने लिख लिया K1 φ1 I2, और जो F2 है उसके लिए हमने लिख लिया K1 φ I1। अच्छा, यहाँ पे हमने स्मॉल करंट यूज किया है तो हम स्मॉल लेटर से ही इसे डिनोट करेंगे। यहाँ पे हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, ये आपका I1 है, ये I2, ये I1, ठीक है। तो अब जो है, जो रिजल्टेंट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपके रोटेटिंग डिस्क पे पड़ रहा है वो आपका इन दोनों का रिजल्टेंट है ना। तो और जो टॉर्क होगा वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो अब अगर सपोज मान लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो अब यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका टॉर्क होगा वो डिस्प्लेसमेंट कितना देगा, तो जितना इसका जो इफेक्टिव जो फोर्स का इफेक्टिव एरिया है उसका जो रेडियस होगा वही इसका पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। तो हम यहाँ पे अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो टॉर्क डेवलप हो रहा है TD, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू R इंटू F1 माइनस F2, है ना, या फिर हम कह सकते हैं R इंटू K1 φ1 I2 माइनस K1 φ2 I1, ठीक है। जहां पे K1 को हम कॉमन करके बाहर कर सकते हैं तो लिख सकते हैं K1 R φ1 I2 माइनस φ2 I1, और ये इसका इक्विवेलेंट रिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, ठीक है, जिसको फाइनली हम लिख सकते हैं K2 φ1 I2 माइनस φ2 I1, और ये आपका रिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, ठीक है। तो अब हम यहां पे बात करते हैं कि ये जो φ1 और φ2 है ये दोनों ही φ1 और φ2 आपका साइनसोइडल फंक्शन है। तो हम मान लेते हैं कि लेट जो φ1 है दैट विल बी इक्वल टू φm1 sin ओमेगा टी। दैट मीन्स कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो φm1 है और जो फंक्शन है वो साइनसोइडल फंक्शन है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो 0 डिग्री, ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री हम लिख सकते हैं। और जो आपका φ2 है उसका मैग्नीट्यूड φm2 साइनसोइडल फंक्शन, एंड इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो माइनस अल्फा से हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो φ1 और φ2 का वैल्यू अगर सपोज ये है तो इसके कारण जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है डिस्क में वो कौन सा है, तो इसके कारण जो वोल्टेज इंड्यूस होगा, तो जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है कि जो φ1 के कारण E1 प्रोड्यूस होगा आपके डिस्क में दैट विल बी इक्वल टू d∅ अपॉन dt, d∅1 अपॉन dt, है ना। तो यहाँ पे φ1 के कारण जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो d∅1 अपॉन dt, और d∅1 क्या है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जो φ1 है, φ1 का वैल्यू हमें पता है φm1 sin ओमेगा टी। जहां पे φm1 पीक वैल्यू है वो कांस्टेंट होगा आपके टाइम t के लिए, तो sin ओमेगा टी का हम अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये निकल के आएगा ओमेगा φm1 cos ओमेगा टी।
सिमिलरली जब हम E2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये निकल के आएगा डी फाई 2 अपॉन डी टी, जहां पे आपका जो डी फाई 2 है उसको आपने माना फाई एम 2 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। जब हम इसे इंटीग्रेट करें जब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो E2 का जो वैल्यू हमें मिलेगा वो मिलेगा ओमेगा पाई एम 2 कॉस ओमेगा टी माइनस। तो अगर E1 और E2 का वैल्यू ये है तो जो आपका I1 और I2 का वैल्यू होगा वो क्या होगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज में जो आपके डिस्क का रेजिस्टेंस है उससे डिवाइड कर देने पे हमें I1 का वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम यहां पे कैसे लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं E1 अपॉन R1, और जो E1 है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो है ओमेगा पाई M1 अपॉन R1 और कोसाइन फंक्शन ऑफ ओमेगा टी ना। और जो I2 है वो होगा E2 अपॉन R2, तो E2 जो है वो हमारा आ रहा है ओमेगा फाई M2 अपॉन रेजिस्टेंस R2, और जो कोसाइन फंक्शन इससे मल्टीप्लाइड है वो है कॉस ओमेगा टी माइनस अल्फा। तो ये I1 और I2 का वैल्यू हो गया। तो अब जो हमारा टॉर्क था TD दैट विल बी इक्वल टू जो था K टू 51I2। तो TD इज इक्वल टू, अब हम यहां पे अगर देखें तो TD हमारा आएगा सबसे पहले K2 इंटू 5-1, और 5-1 का वैल्यू हमने क्या माना था, पाई M1 साइन ओमेगा टी, ठीक है, इंटू I2, और I2 का वैल्यू हमें क्या मिला है ओमेगा पाई M2 अपॉन R2 कॉस ओमेगा टी माइनस अल्फा, ठीक है, माइनस फाई 2, और फाई 2 का वैल्यू हमने क्या माना था पाई M2 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, और इंटू I1, और I1 का वैल्यू हमारे पास आया है ओमेगा फाई M1 अपॉन R1 कॉस ओमेगा, ठीक है। अब अगर देखो तो यहां पे हम एक चीज बात कर सकते हैं ना कि जो I1 इज इक्वल टू हमने लिखा E1 अपॉन R1 और I2 इज इक्वल टू लिखा हमने E2 अपॉन R2, बट ये जो R1 R2 है, चूंकि आपका जो φ1 और φ2 है वो आपके डिस्क को ही कट करके उसमें वोल्टेज E2 और E1 प्रोड्यूस कर रहा है, और उस वोल्टेज के कारण आपके डिस्क में ही करंट I1 और I2 पास हो रहा है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं ना, चूंकि सेम डिस्क में दोनों करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं सेम कंडीशन पे, तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस सेम होंगे, है ना। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि जो R1 है दैट इज इक्वल टू R2, और अगर R1 इज इक्वल टू R2 है तो यहां पे ये जो है कॉमन है दोनों में क्योंकि दोनों इक्वल है। साथ ही साथ देखें तो ओमेगा दोनों में कॉमन है, ठीक है, फाई M1 इंटू फाई M2 फाई M2 इंटू फाई M1 दोनों में कॉमन है। तो यहां से अगर हम कॉमन चीजों को बाहर निकालते हैं तो हमें हमारा एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, कॉमन चीजों को बाहर निकालते हैं तो आएगा K2 पहले से कॉमन है, उसके बाद ओमेगा फाई M1 फाई M2 अपॉन R, अगर हमने यहां पे R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R मान लिया तो ठीक है, तो हम इसे R लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद ब्रैकेट में क्या बचा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस अल्फा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा इंटू कॉस ओमेगा, ठीक है। और अगर इसको आप ध्यान से देखिए, जिसमें अगर हमने ओमेगा टी को ए माना और ओमेगा टी माइनस अल्फा को अगर हमने बी माना, देखो यहां पे आपको भी पता होगा कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी होता है।
तो इस फॉर्मूले पे अगर हम पुट करें और साइन ए माइनस बी का वैल्यू लिखे तो हमें हमारा एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा, एक्सप्रेशन मिल जाएगा A2 ओमेगा फाई m1 फाई m2 अपॉन r, और इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए है आपका ओमेगा टी माइनस बी, और बी क्या है ओमेगा टी माइनस फाइव, तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा टी प्लस सॉरी ओमेगा टी माइनस अल्फा था तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करने पे वो माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा हो जाएगा, जहां पे अगर आप देखें तो ओमेगा टी कैंसल आउट होगा। ठीक है, तो अब जो हमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला मिलेगा टी डी दैट इज इक्वल टू K2 ओमेगा फाई m1 फाई m2 अपॉन r इंटू 9। और यहां पे हम क्या कर सकते हैं, फाइनली लिख सकते हैं कि टी डी इज इक्वल टू K3 ओमेगा फाई m1 फाई m2 साइन जहां पे जो हमारा K3 है, K3 ये क्या होगा K2 अपॉन। ठीक है, तो अब यहां पे हम देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि जो अगर आपका जो TD है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई m1 फाई m2 है, तो जो हमारा जो 5m1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा im1 के, 5m2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा im2 के। ठीक है, यानी जितना आपके कॉइल से करंट पास होगा उतना ही उसका फ्लक्स होगा, जितना उसका फ्लक्स होगा उतना ही आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपके मिजरेबल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। So students, we have achieved our second learning outcome, that is torque equation of induction instruments, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.